हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हमने पिछली हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड जीएस की सीरीज को आगे पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने वर्ल्ड जीएस की लास्ट वीडियो पढ़ी थी वो हमने हुमायूं तक पढ़ी थी। अब यहाँ पे क्या है कि जो सबसे पहले मुगल वंश था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अब बाबर के बाद क्या होता है कि उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। तो गद्दी पर बैठता है तो हुमायूं के बाद क्या होता है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध, या जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। तो उस कन्नौज के युद्ध में क्या होता है कि शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। अब जब शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है तो हुमायूं क्या होता है, भारत छोड़ के भाग जाता है। तो भारत छोड़ के भागता है तो तब वहां पे क्या होता है, सूरवंश आ जाता है, जिसका संस्थापक कौन होता है? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी का राज कब तक होता है? यहाँ पे शेरशाह सूरी का राज होता है 1540 से लेकर 1545 तक। अब यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें है कि शेरशाह सूरी भारत में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। अब अगर शेरशाह सूरी द्वितीय वंश का संस्थापक था अफगान का, तो पहला कौन था? तो पहला था यहाँ पे बहलोद लोदी, जो क्या है, लोदी वंश का संस्थापक, जिसको क्या बोलते हैं, बहलोद। ये लोदी वंश का संस्थापक, ये भी क्या था, प्रथम अफगान वंश का संस्थापक था बहलोद लोदी, और द्वितीय था शेरशाह सूरी। अब दूसरा पॉइंट है इसमें, इसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। जो इसके कार्य होते हैं, इन्हीं कार्यों के लिए इसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। अब इसमें एक और पॉइंट है, इसके बचपन का नाम क्या है? फरीद। जो शेरशाह सूरी है उसके बचपन का नाम क्या है? फरीद है। ठीक है। अब इसका जन्म क्या 1492 में बजवारा या नरनौल में हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था? हसन था। ये चीज इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो पॉइंट यहाँ पे लिखाए गए हैं वही आपको पढ़ने हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि बहार खां, ये क्या है, महमूद शाह के साथ एक शिकार यात्रा में इसने एक शेर का वध कर दिया था। तो जिससे ये बहार खां या महमूद शाह इसे क्या देता है, शेर खां की उपाधि दे देता है। तो शेरशाह सूरी को क्या कहा जाता है? शेर खां भी कहा जाता है। तो कौन देता है इसको? बहार खां। अब ये बहार खां क्या है, सूरी वंश से पहले यहाँ पे क्या होता है, सिकंदर लोदी क्या करता है, बहार खां को यहाँ का क्या करता है, सूबेदार नियुक्त करता है। तो सूबेदार नियुक्त करता है तो बहार खां क्या करता है, इसे अपने साथ कहाँ ले जाता है, शिकार यात्रा पे ले जाता है। तो वहां क्या कर देता है, ये एक शेर का वध कर देता है। तो बहार खां इसे क्या करता है, शेर खां की उपाधि देता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेर खां सबसे पहले शेरशाह सूरी को किसने कहा था? तो ये कहा था महमूद शाह या बहार खां ने। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, चंदेरी के युद्ध में इसने बाबर की तरफ से युद्ध किया था। अब जब चंदेरी का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे क्या करता है, शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से युद्ध करता है। तब तक क्या रहता है, ये अपना जो सूर वंश है ये नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, बाबर की तरफ से युद्ध करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि 1528 में बहार खां लोहानी ने इसे पुनः अपने दरबार में बुला लिया था। तो अब क्या होता है कि जब 1528 में क्या होता है, बहार खां लोहानी क्या करता है, इसको पुनः अपने दरबार में बुला लेता है। कहां से? बाबर की तरफ से। अब क्या होता है कि 1539 में इसने क्या है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह की उपाधि दी। अब यहाँ पे शेरशाह की उपाधि कब करता है, ये चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। एक चीज हमें क्या पता चल गई यहाँ से, चौसा का युद्ध। अब चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1539 में। ये चीजें आपको याद रखनी है जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि 1540 में इसने कन्नौज के युद्ध, कन्नौज या इसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, कन्नौज के साथ मैं इसको लिख देता हूं, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को क्या करता है, पराजित करके भारत का सुल्तान बन जाता है। यहाँ पे क्या है, मुगल वंश चल रहा है। अब मुगल वंश के बीच में क्या होता है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच क्या होता है, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, हुमायूं पराजित हो जाता है, हुमायूं पराजित होकर भाग जाता है। तो इस टाइम पे यहाँ पे आता है फिर कौन, शेरशाह सूरी।
और शेरशाह सूरी क्या करता है, भारत का सुल्तान बन जाता है। अब इसमें क्या है, एक चीज है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी को, और किस किस के मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और ये है शेरशाह सूरी और हुमायूं। अब यदि हम शेरशाह सूरी के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो उसके सुल्तान बनने के बाद वह क्या करता है, अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार कर देता है। अब और अपने साम्राज्य का विस्तार वह सबसे पहले करता है गख्खर प्रदेश से। और गख्खर प्रदेश की विजय उस कब होती है, गख्खर प्रदेश की विजय होती है उसकी 1541 में। अब 1541 में शेरशाह ने उत्तर पश्चिम सीमा पर अब क्या करता, उत्तर पश्चिम सीमा पर गख्खर जाति को पराजित किया। ये गख्खर क्या एक जाति का नाम है। ये गख्खर जाति को क्या करता है, पराजित करता है और इस क्षेत्र को क्या करता है, अपने अधिकार में ले लेते हैं। यह क्या है, इसकी पहली विजय है। कब, जब वह सुल्तान बना तब उसकी पहली विजय है गख्खर प्रदेश की। और गख्खर क्या एक जाति का नाम है। अब 1541 के बाद ये क्या करता है, बंगाल में एक विद्रोह होता है। तो ये बंगाल में जो विद्रोह होता है वो उसका दमन करता है। तो बंगाल में उस टाइम क्या होता है, गवर्नर होता है। तो बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय, खिलजी खां। इसके साथ क्या है, खिलजी खां। खिलजी खां क्या करता है 1541 में इसके विरुद्ध क्या करता है, विद्रोह करने लग जाता है। अब और इसके बाद क्या करता है कि शेरशाह सूरी क्या व्यक्तिगत रूप से इसको पराजित करने के लिए क्या करता है, बंगाल चला जाता है। और बंगाल जाने के बाद इसको पराजित करके इसको क्या करता है, बंदी गृह में डाल देता है। अब क्या होता है वहां पे कि भावी खतरे को समाप्त करने के लिए इसने क्या कर दिया, यहाँ पे बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बंगाल का गवर्नर का पद था वह क्या कर देता है, इसको समाप्त कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बंगाल के गवर्नर के पद को किसने समाप्त किया था। तो बंगाल के गवर्नर के पद को शेरशाह सूरी ने समाप्त किया था। तो किसने किया था, शेरशाह सूरी। यहां पे हो जाएगा शेरशाह सूरी। बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर देता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसने बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया। अब जब ये बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर देता है तो ये क्या कर देता है, उस बंगाल को क्या 19 सरकारों में बांट देता है। 19 सरकारों में क्यों बांट देता है कि वो क्या, जिससे कि क्या ये इनको सीधे अपने नियंत्रण में ले सके। तो ये क्या करता है, प्रत्येक सरकार में क्या कहते हैं, एक सिकदारान की नियुक्ति करता है, जो कि क्या सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहते थे। कि जिनका कांटेक्ट सीधे कहां रहता है, जो पूरे भारत का उस टाइम पे क्या होता है, सुल्तान होता है। तो पूरे भारत के सुल्तान उस टाइम कौन था, शेरशाह सूरी। तो उसके कांटेक्ट में रहते थे। तो इसलिए वो क्या कर देता है, बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करता है, फिर उनको 19 सरकारों में बांट देता है। और उनके लिए प्रत्येक सरकार के लिए क्या करता है, एक सिकदारान की नियुक्ति करता है। अब इस पे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मालवा विजय। अब जो पहली विजय थी वो पहली विजय थी गख्खर प्रदेश की, वो थी 1541 में। अब इसके बाद क्या है, मालवा विजय होती है। मालवा विजय कब होती है, 1542 में। अब मल्लू खां या कादिर शाह क्या करता है कि अपनी राजधानी जो मालवा है, मालवा की राजधानी कहाँ है, उज्जैनी। अब यहाँ पे एक चीज क्या पता चली हमें कि जो मालवा प्रदेश है, मालवा, इसकी राजधानी कहाँ है, उज्जैनी। उज्जैनी में मल्लू खां या कादिर शाह क्या करता है, शेरशाह का स्वागत करता है और उसको क्या कर देता है, अपना राज्य सौंप देता है। क्या करता है कि मल्लू खां इसको शेरशाह को अपनी राजधानी, अब शेरशाह को अपना, अब यहाँ पे मल्लू खां क्या करता है कि शेरशाह को अपना राज्य दे देता है। 1543 में क्या होता है, रायसीन विजय। उस टाइम रायसीन का जो राजा था वो कौन था, पूरनमल चौहान। उस टाइम पे रायसीन में 1543 में राजा कौन था, पूरनमल चौहान। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि शेरशाह ने इस पर अपने राज्य की मुस्लिम जनता पर
दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। अब यहाँ पे शेरशाह क्या करता है, कूटनीति का प्रयोग करता है। कूटनीति का प्रयोग मतलब क्या हो गया कि वह राजा को बोलता है कि तुमने क्या कर दिया कि जो मुस्लिम जनता है थी, उस टाइम की जो मुस्लिम जनता थी उसका क्या कर गया, दुर्व्यवहार कर रहा है यह राजा। कौन राजा, पूरनमल चौहान, जो उस टाइम पे रायसीन में था। तो उस पर क्या लगा देता है, दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा देता है। और उसके बाद क्या करता है, शेरशाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से विजित करता है। पहले तो वो उस पर क्या करता है, आरोप लगाता है कि तुमने क्या कर दिया कि जो मुस्लिम जनता है यहाँ की, उसके साथ क्या किया, तुमने दुर्व्यवहार किया है। तो फिर वो उस पर क्या करता है, चालाकी और धोखे से उसको विजय कर लेता है, जो कि क्या इसके जीवन का कलंक था। कलंक क्यों था, क्योंकि यह कूटनीति से इसे जीतता है, इसलिए यह इसके जीवन का क्या था, कलंक था। अब इसके बाद आता है मारवाड़ विजय। उस टाइम पे मारवाड़ में कौन राजा रहता है, मालदेव। और अब यहाँ पे भी क्या करता है, यह कूटनीति का प्रयोग करके मालदेव को पराजित करता है और उसके किले पर क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है। अब यह क्या होता है कि राजपूतों के स्वर से इतना प्रभावित हुआ कि इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खो चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें क्या, कि यह राजपूतों के लिए एक स्टेटमेंट कहता है। वह स्टेटमेंट क्या था, कि यह कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खो चुका था। कि जो ये कूटनीति से मालदेव को हराता है, जो मारवाड़ का राजा था, तो वहां क्या थे कि जो राजपूत थे उनका पराक्रम इतना अच्छा रहता है, तो ये क्या होता है, उनसे प्रभावित होता है। तो ये कहता है कि मुट्ठी भर बाजरा, मतलब मुट्ठी भर बाजरा का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो ये मारवाड़ था वो पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से क्या था, एक छोटा सा किला था। अब छोटा किला था तो यह क्या करता है, यहाँ के जो सैनिक थे वो अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं इसके सामने पे। अब अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं तो यह उनसे प्रभावित होकर कहता है कि मैंने इस छोटे से उसके लिए क्या कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को खो लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।